नमस्कार। अच्छा, इतिहास का ये चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद कई लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है ना। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने हैं, क्रांति हैं, हीरो हैं और विलन भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। तो सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सपना है। कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू का सपना, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सारे देश एक साथ भाईचारे के साथ आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा सपना रहा होगा। आसमान से देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना खूबसूरत सपना है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या उस वक्त का यूरोप असल में ऐसा था? क्या सच में सब देश भाई भाई बनकर रहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत इस खूबसूरत सपने से कोसों दूर थी। तो चलिए देखते हैं कि इस सपने के पीछे की असलियत क्या थी। उस वक्त यूरोप में राज था निरंकुशवाद का। अब ये क्या है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां राजा की मर्जी ही कानून है। उसकी सत्ता पर कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जो राजा ने कह दिया बस वही फाइनल है। एक तरह से कहें तो राजा ही स्टेट था। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे वो सपना, फिर सुनेंगे फ्रांस की क्रांति की आवाज, इसके बाद आएगा नेपोलियन, उसकी उलझी हुई कहानी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वियना में पुरानी ताकतें वापस आईं, और आखिर में जानेंगे एक नई सोच के बारे में, उदारवादी राष्ट्रवाद। तो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1789 में फ्रांस से। और ये सिर्फ एक देश की क्रांति नहीं थी, ये तो वो चिंगारी थी जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे यूरोप में आग लगा दी। और इस क्रांति ने एक ऐसी बात कह दी जो पहले किसी ने सोची तक नहीं थी। क्रांति ने कहा, सुनो, राजा देश नहीं बनाता, देश तो हम लोग बनाते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट था कि राजा ही स्टेट है, वो पलट गया। अब लोग कह रहे थे हम स्टेट हैं। सत्ता राजा के हाथ से फिसलकर आम लोगों के हाथ में आ गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो जमीन आसमान का फर्क था। और इस बदलाव को हकीकत बनाने के लिए कई नए आइडियाज लाए गए, जैसे पितृभूमि और नागरिक का विचार। इसने पहली बार लोगों में एक अपनेपन का एहसास जगाया। सोचकर देखिए, इससे पहले लोग खुद को सिर्फ राजा की प्रजा मानते थे, देश का नागरिक नहीं। फिर राजशाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया, एक नेशनल असेंबली बनाई गई, और सबसे जरूरी, सबके लिए एक जैसे कानून बने। देश के अंदर जो अलग अलग टैक्स लगते थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया। इन सब चीजों ने मिलकर पहली बार एक फ्रांसीसी पहचान। और देखिए, ये विचार सिर्फ फ्रांस में कैद होकर नहीं रहे, वो तो सीमाओं को लांघ रहे थे। जरा इस जर्मन कैलेंडर के कवर को देखिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे फ्रांस की क्रांति की आग अब दूसरे देशों तक भी पहुंच रही थी। जर्मनी जैसी जगहों पर भी जैकोबिन क्लब बनने लगे थे। लोग आजादी और बराबरी की बातें करने लगे थे। और इन विचारों को, मजे की बात है, पूरे यूरोप में फैलाने का काम एक ऐसे इंसान ने किया जो खुद लोकतंत्र का दुश्मन था। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन हमारी कहानी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एक ही वक्त में हीरो भी और विलन भी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड लागू किया। कमाल की बात यह थी कि उसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया, और जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी उसे जड़ से उखाड़ फेंका। ये सब तो बहुत अच्छा था, है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उसने टैक्स जबरदस्त बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी, मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ छप नहीं सकता था, और लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो हुआ वो इतिहास हमें बताता है। जहां भी नेपोलियन की सेनाएं गईं, शुरुआत में तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबको लगा कि ये हमारे लिए आज़ादी का तोहफा लेकर आए हैं। पर यह जोश बहुत जल्द दुश्मनी में बदल गया जब लोगों को नेपोलियन के राज की असली कीमत समझ में आई। तो नेपोलियन का दौर कैसा था? 1797 में इटली पर हमले से इसकी शुरुआत हुई। 1804 में उसका मशहूर कोड आया। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई में उसे हार मिली, और 1815 आते आते उसका पूरी तरह से पतन हो गया। अब नेपोलियन तो चला गया, तो यूरोप की जो पुरानी शाही ताकतें थीं वो वापस आ गईं, और उन्होंने सोचा, चलो भाई, क्रांति और नेपोलियन ने जो भी गड़बड़ की है उसे अंडू कर देते हैं, सब कुछ पहले जैसा बना देते हैं। लेकिन क्या इतिहास को ऐसे अंडू किया जा सकता है? तो हुआ ये कि 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद ये सारी बड़ी ताकतें ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया वियना शहर में इकट्ठा हुईं, और उनका एक ही मकसद था, यूरोप के नक्शे को अपनी मर्जी से फिर से बनाना
और पुराने राजघरानों को वापस गद्दी पर बिठाना। और ये देखिए, ये है वियना संधि के बाद का यूरोप। फ्रांस में फिर से बुर्बों राजवंश को सत्ता दे दी गई। फ्रांस दोबारा अपनी ताकत न बढ़ा पाए, इसके लिए उसकी सीमाओं पर नए राज्य बना दिए गए। मतलब समय की घड़ी को पीछे घुमाने की पूरी कोशिश की गई। पर क्या किसी आइडिया को, किसी विचार को मारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद का विचार तो अब लोगों के जहन में बैठ चुका था, और इस विचार को आगे ले जाने के लिए अब हमारी कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है। ये हीरो था पढ़ा लिखा, नया नया उभरा हुआ मिडिल क्लास। इस नए मिडिल क्लास की सोच थी उदारवाद। अब उदारवाद का उनके लिए बहुत सीधा सा मतलब था। पहली चीज, हर इंसान के लिए आज़ादी, मतलब सरकार लोगों की जिंदगी में कम से कम दखल दे। और दूसरी चीज, कानून की नज़र में सब बराबर, चाहे कोई राजा हो या रंक। लेकिन उनकी एक और बहुत बड़ी मांग थी, आर्थिक आज़ादी। जरा इस बात को सोचकर देखिए। साल था 1833। अगर जर्मनी में किसी व्यापारी को हैम्बर्ग शहर से न्यूरेमबर्ग जाना है तो रास्ते में उसे 11 अलग अलग जगहों पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। हर जगह अपनी अलग करेंसी, अपने अलग नाप तौल के तरीके। आप ही सोचिए, ऐसे में व्यापार करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो इस बड़ी समस्या का एक समाधान निकाला गया 1834 में। एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ोलवेराइन। और इसने जो किया वो एक तरह की आर्थिक क्रांति थी। सबसे पहले इसने सारे टैक्स बैरियर खत्म कर दिए। दूसरा, जो 30 से भी ज्यादा तरह की करेंसी चलती थी उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। और तीसरा, रेलवे का जाल बिछाया गया जिससे आर्थिक एकता को और बढ़ावा मिला। और ये एक बहुत सीधी सी बात है, जब लोग आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनमें एक भावनात्मक एकता भी पनपती है। उस वक्त भी ठीक यही हुआ। इस आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने लोगों के दिलों में देशप्रेम की, राष्ट्रवाद की भावना को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो आज की इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, राष्ट्रवाद का आइडिया फ्रांसीसी क्रांति से पैदा हुआ। दूसरी बात, नेपोलियन ने जाने अनजाने में ही सही इस आइडिया को पूरे यूरोप में फैला दिया। तीसरी बात, जो पुरानी रूढ़िवादी ताकतें थीं वो इस नई सोच को रोक नहीं पाईं। और चौथी और आखिरी बात, नए मिडिल क्लास और आर्थिक एकता ने राष्ट्रवाद की इस आग में घी डालने का काम किया। तो एक बात तो साफ है, राष्ट्रवाद की आग अब बुझने वाली नहीं थी, ये तो और फैलने वाली थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस एक विचार ने, इस एक भावना ने आगे चलकर जर्मनी और इटली जैसे बड़े बड़े देशों को कैसे जन्म दिया, कैसे बिखरे हुए टुकड़े एक होकर एक राष्ट्र बने। खैर, ये है हमारी कहानी का अगला और भी ज्यादा रोमांचक अध्याय।